हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, इससे संबंधित जितने भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। दिया है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है, ये हमसे पूछ रहा बच्चों। तो क्वेश्चन में बच्चों में दिया क्या है, सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। दिया है विद्युत वाहक बल E का मान दिया बच्चों 12 वोल्ट और दिया है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है स्मॉल r बराबर 0.4 ओम और बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा पूछ रहा है। तो बच्चों जब धारा अधिकतम होता है तो ऐसे कंडीशन में महत्तम धारा के लिए या अधिकतम धारा के लिए अधिकतम धारा हेतु प्रतिरोध का जो मान होना चाहिए बच्चों, बाह्य प्रतिरोध जिसको हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं, उसका मान 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर बाह्य प्रतिरोध 0 होगा तो बच्चों धारा ऐसे में सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। तो अधिकतम धारा के लिए R का मान हम लोग कितना लेंगे 0। तो अब बच्चों फार्मूला होता है I बराबर होता है E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ पे कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध होता है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। मान रख देते हैं बच्चों हम लोग, E का मान दिया 12 वोल्ट, R का मान 0 और स्मॉल r का मान रखेंगे 0.4। तो ये भाग करने के बाद 4 3 12, ये आ जाएगा बच्चों 30 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम दिया है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग विद्युत वाहक बल नोट कर लेते हैं। ये कितना दिया है, E बराबर दिया है 10 वोल्ट और कह रहा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से ये दिया है 3 ओम किसी प्रतिरोधक से संयोजित है यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 दिया है। धारा I बराबर दिया 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध R का मान पूछ रहा है बच्चों। तो पहले हम लोग पार्ट में प्रतिरोध R का मान निकाल लेते हैं, पार्ट 1। तो फार्मूला होता है E बराबर, ये पिछले फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं बच्चों, I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I का मान कितना दिया गया है 0.5, E का मान दिया गया है 10, बाह्य प्रतिरोध का मान पूछ रहा है और स्मॉल r का मान दिया है 3 ओम। तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों हम लोग। तो 0.5 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इस वजह से दशमलव इसका गुणा करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 0.5 r प्लस 1.5 बराबर 10। इसको इधर कर देंगे बच्चों, 0.5 r बराबर ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना 8.5। अब r बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 8.5 बटे 0.5। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17 × 5 = 85, ये आ जाएगा 17 ओम। तो ये तो हो गया पहला आंसर बच्चों। ये हो गया हमारा पार्ट 1 पहला आंसर। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है अब इसी में बच्चों पूछ रहा है
जब परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, यानी कि टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा है। अब तो सेल बंद होने का मतलब, परिपथ बंद होने का मतलब क्या है? परिपथ बंद होने से मतलब है कि धारा का जब प्रवाह हो रहा हो। अगर परिपथ बंद होगा तो तार जुड़ा होगा बच्चों, ऐसे में धारा का प्रवाह होगा। आप लोग जब ये सर्किट बच्चों देखते हैं, अगर कहीं पे कुंजी ना लगा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं खुला परिपथ, यानी अब धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जब परिपथ बंद होता है, जब कुंजी लगा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिपथ बंद है, यानी अब धारा का प्रवाह आगे होगा। तो यहाँ वही चीज़ कह रहा है कि जब परिपथ बंद हो मतलब धारा प्रवाहित हो रहा हो, तब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? इसका फार्मूला होता है टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो E का मान है 10 वोल्ट, I का मान 0.5 और R का मान है 3। तो ये हल करने पे बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8.5 वोल्ट। ये हमारा हो जाएगा बच्चों दूसरा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इन प्रतिरोधों का संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए बहुत ही आसान है बच्चों। तीनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R बराबर 1 + 2 + 3, तो जोड़ेंगे ये आ जाएगा आंसर 6 ओम। पार्ट 2 में पूछ रहा बच्चों, यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों पार्ट बी की बात, इसमें क्या बच्चों तीनों प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में है, ये मान लिया हमने बच्चों ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। ये तीनों ही प्रतिरोध किसी बैटरी से जुड़े हैं, ये मान लिया हमने बैटरी। ये सभी किसी बैटरी से जुड़े हैं। बैटरी दिया 12 वोल्ट का है। ये हो गया पहला प्रतिरोध R1, R2, R3। क्वेश्चन पूछ रहा इन तीनों का विभवांतर या वोल्टता कितना होगा। तो पहले वाले का वोल्टता हम V1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का मान लेते हैं V2 और तीसरे का मान लेंगे V3। तो बच्चों V ओम की नियम से V बराबर फार्मूला था I इंटू R। अगर हमें धारा पता चल जाए तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले धारा निकालेंगे। धारा कैसे निकालेंगे बच्चों? तो धारा I बराबर होता है परिपथ के लिए कुल धारा, I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान है 12 वोल्ट, R का मान बच्चों टोटल है 6, तो ये धारा हो जाएगा 2 एम्पियर। अब बच्चों हम लोग पहले प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे, तो आ जाएगा V1। तो V1 बराबर हो जाएगा I1 इंटू R1, क्योंकि जिसका विभवांतर निकालना है उसी का धारा रखना है और उसी का ही प्रतिरोध। तो पहला जो प्रतिरोध है उसमें जाने वाली धारा, तो बच्चों ध्यान देना ये तीनों के तीनों प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान प्रवाहित होता है। तो I का मान यहाँ रखेंगे 2 एम्पियर, क्योंकि तीनों में ही धारा 2 एम्पियर ही जाएगा। तो I1 का मान 2 और R1 का मान 1, तो गुणा करेंगे ये बच्चों आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट। फिर बच्चों दूसरे का विभवांतर V2 निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा I2 गुणे R2। I2 का मान तो बच्चों ये 2 ही एम्पियर होगा, क्योंकि तीनों में ही धारा सेम 2 एम्पियर जा रहा है। R2 का मान 2 ओम, तो गुणा करेंगे आ जाएगा 4 वोल्ट। इसी प्रकार बच्चों हम लोग निकालेंगे V3 तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर, तो ये आ जाएगा I3 इंटू R3। I3 का मान 2 और प्रतिरोध का मान इस बार
3, तो गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा 6 वोल्ट। ये हो गया जाएगा हमारा आंसर बच्चों। तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों यहाँ पर, करा 2 ओम, 4 ओम व 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है। बच्चों पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम, पार्श्व का मतलब है समांतर क्रम, समांतर क्रम में संयोजित है तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों पूछ रहा है कुल प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 प्रतिरोध और 3 तक हम लोग ले जाएंगे। अब मान बच्चों रख देते हैं, तो 1/R1 का मान 2 प्लस R2 का मान 4 और R3 का मान 5। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 4, तो ये R बराबर हमारा आ जाएगा 20/19 ओम। ये तो आ गया पहला आंसर हमारा। अब बच्चों अगला इसमें पूछ रहा है, इस संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंधित किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं बैटरी से प्राप्त कुल धारा, या पहले हम लोग एक एक का निकाल लेते हैं पार्ट बी। अब बच्चों तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो हम लोग अगर बात करें 2 ओम के लिए, I1, तो बच्चों समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है, क्योंकि ये 20 वोल्ट के जुड़े, ये 20 वोल्ट के संयोजन से जुड़े हुए हैं, तो सबका विभवांतर बच्चों 20 वोल्ट ही होगा, क्योंकि समांतर क्रम में ये खासियत होता है कि सभी का प्रतिरोध सभी का विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, विभवांतर समान होता है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे बच्चों। अब यहाँ I बराबर हो जाएगा कितना हमारा V/R, R1 हो जाएगा, तो V का मान 20 रखेंगे बच्चों, R1 का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। इसी तरीके से हम लोग 4 ओम में धारा, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो ये आ जाएगा I2 मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा V का मान 20 इसके लिए भी, और ये 4, तो ये जगह 4 पंचे 20। इसी तरीके से बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं अगला प्रतिरोध कितना था, 5 ओम के प्रतिरोध में, तो 5 ओम में धारा, 5 ओम वाले प्रतिरोध में धारा थी, इसको I3 मान लेते हैं। ये हो जाएगा विभवांतर 20 वोल्ट बटे 5, तो 5 चौक 20, यह आ जाएगा 4 एम्पियर। तो जो कुल धारा कितना आ गया, तो कुल धारा आ जाएगा टोटल, कुल धारा ये आ जाएगा बच्चों कितना हमारा 10 प्लस 5 प्लस 4, तो ये कितना हो गया हमारा 10 5 15 4 19 एम्पियर। ये आ जाएगा टोटल धारा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, कमरे का ताप यानी कि
27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक दिया है 1.70 गुणे 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए बच्चों एक सूत्र आपको याद रखना होगा, और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बच्चों सूत्र हम लोग कब लगाते हैं, जब किसी वस्तु का ताप प्रतिरोध अलग अलग दो तापों पे दिया हो, तब हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। जहाँ पे जो पहला ताप है उस पर प्रतिरोध R1 और जो दूसरा ताप है उस पर जो प्रतिरोध वो R2। अल्फा ताप गुणांक है और डेल्टा टी बच्चों वो ताप में परिवर्तन है। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन। डेल्टा टी को हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी क्या है, वो है T2 माइनस T1। डेल्टा टी है ताप में परिवर्तन, T2 माइनस T1, ये भी रख सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछ क्या रहा है, अब इसमें कह रहा है शुरू में जब ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तब प्रतिरोध दिया 100 ओम। तो इसको हम बच्चों मान लेते हैं शुरू में जब ताप है T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तब जो प्रतिरोध दिया है उसको मानते R1 और वो दिया 100 ओम। अब फिर जब नया कोई ताप T2 हो जा रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं, इसको हम x मान लेते हैं, तब प्रतिरोध कितना हो जा रहा है R2, उस समय हो जा रहा है 117 ओम। तो पूछ रहा है बच्चों नए ताप का मान, यानी कि x का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो बच्चों देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। तो R2 का मान बच्चों कितना है, ये दिया 117, R1 का मान दिया 100 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस अल्फा का मान बच्चों दिया है 1.7 गुणे 10⁻⁴। और डेल्टा टी बच्चों कितना हो जाएगा, ताप में परिवर्तन, तो उसको डेल्टा टी ही अभी रहने देते हैं। अब बच्चों इसको जो सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये सॉल्व करने पे डेल्टा टी बराबर आ जाएगा, जब गुणा कर दें बच्चों 100 से, सॉल्व करके दिखा देते हैं। 117 100 से गुणा करेंगे बच्चों हो जाएगा 100, फिर गुणा करेंगे प्लस ये आ जाएगा कितना 170 गुणे 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी। इधर लाके घटाएंगे बच्चों, ये घट के आ जाएगा हमारा 17 और इधर आ जाएगा कितना 170 गुणे 10⁻⁴ डेल्टा टी। काटेंगे बच्चों ये जाएगा 10, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा टी बराबर 1/10⁻⁻3, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों 1000 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डेल्टा टी। तो बच्चों डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी का मान 1000, T2 हमें ज्ञात करना है और T1 का मान दिया 27 डिग्री सेल्सियस। घटा देंगे तो ये इधर जाके जुड़ जाएगा, T2 हमारा आ जाएगा बच्चों कितना 1027 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बच्चों जब हम लोग उस पदार्थ का ताप 1027 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तब उसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 15 मीटर लंबे
एवं 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। तो प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? अब बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। और हमें यही बच्चों ज्ञात करना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो बराबर आर ए अपान एल। तो आर का मान बच्चों कितना दिया है? दिया 5 ओम। क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों? ये दिया 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर और लंबाई दिया बच्चों 15 मीटर। तो काट देंगे 5 यहीं 15 और 3 दूनी 6। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 गुणे 10 की घात -7 ओम इंटू मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है सिल्वर के किसी तार का 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 21 ओम 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया है 2.7 ओम है। तो सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अभी हम लोग इस टाइप का एक सवाल लगा चुके हैं। सेम वही फार्मूला हम लोग बच्चों यूज करेंगे। R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो R2 का मान बच्चों कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस शुरू वाला ताप हो गया T1 और इस पे जो प्रतिरोध है बच्चों वो हो गया R1 2.1 ओम और बाद में जो टेम्परेचर है T2 100 डिग्री सेल्सियस उस पर जो प्रतिरोध है वो हो गया R2 2.7। तो R2 का मान 2.7 रखेंगे बच्चों। R1 का मान हम लोग रखेंगे 2.1 प्लस अल्फा। तो ज्ञात ही करना है। डेल्टा टी क्या? ताप में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हम लोग रखेंगे 100 माइनस 27.5। इसको हम लोग रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2.7। इसका इधर गुणा कर देंगे बच्चों 2.1 प्लस अल्फा इंटू ये घटाने पे बच्चों हो जाएगा हमारा कितना? 2.1 तो गुणे में रहेगा, ये घटाने पे आ जाएगा 72.5। इसको बच्चों इधर करके हम लोग घटा देंगे तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे घटा पिटा के, तो ये बच्चों अल्फा आपका जो आएगा वो आएगा अल्फा का मान आएगा 0.00394 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आएगा। इसको आप लोग बच्चों सॉल्व कर सकते हैं उतना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला दिया है नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? पहले तो दिया हमें विभवांतर। कितना दिया है विद्युत वाहक बल या विभवांतर? ये दिया गया है V बराबर 230 वोल्ट, ये हमें दिया है।
और बच्चों दिया है शुरू में जो धारा है I1 3.2 एम्पियर दिया है, और बाद में धारा जो है I2, बाद वाला धारा I2 ये दिया है 2.8 एम्पियर। और पूछ क्या रहा है बच्चों हमसे, और अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा, T2 पूछ रहा है बच्चों। T1 हमें दिया है, कितना दिया है T1, ये दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमसे पूछ रहा है बाद वाला ताप। और बच्चों अल्फा भी दे दिया है, तो अब जाहिर सी बात हमें अल्फा का अगर हम सूत्र लगाएंगे तो हमें आर में, ये हमें पता फार्मूला R2 बराबर R1 इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही वैल्यू हमें सूत्र लगाना है यहाँ पे। लेकिन बच्चों समस्या क्या है, हमें R1 और R2 का मान तो पता ही नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों, R1 और R2 का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, R1 बराबर बच्चों हो जाएगा V बटे I1, क्योंकि V तो बच्चों दोनों के लिए सेम है, तो ये हो जाएगा V का मान 230 वोल्ट बटे I1 का मान हम लोग रखेंगे 3.2, तो ये भाग करने पे R1 आ जाएगा बच्चों, ये हल करने पे आएगा 71.87, और R2 बच्चों हम लोग जब ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा V बटे I2, तो V का मान इसमें भी 230 और I2 का मान रखेंगे 2.8, और ये भाग करने पे बच्चों आएगा 82.14 ओम। अब बच्चों R1 पता है, R2 पता हमें, और ज्ञात क्या करना था हमें, T2 का मान, तो हम लोग सूत्र ये लगा देते हैं। अब बच्चों सूत्र जब लगाएंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं बच्चों, लिखने में आसानी हो ताकि। अब बच्चों हम लोग सूत्र लगा देते हैं, R2 बराबर R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अब यहाँ बच्चों हमें मान रखना है R2, या इसी से बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसी से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर सॉल्व करने पर R2 माइनस R1 बटे अल्फा इंटू R1। इसी को थोड़ा सा बच्चों आप गुणा करके जब कन्वर्ट करेंगे अल्फा, डेल्टा टी बराबर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे रखना आपको सिर्फ मान रख दो बच्चों, डेल्टा T2 की, ये T की जगह पे T2 माइनस T1 ये हो जाएगा, और R2 माइनस R1 तो हम लोग ज्ञात ही कर चुके हैं पहले ही दोनों। और बच्चों अल्फा का मान ये क्वेश्चन में दिया है 1.7, मान ही रख देते हैं, लिखने की क्या जरूरत है, सीधे मान रखते हैं बच्चों। R2 का मान आया 82.14 माइनस R1 का मान है 71.87, अल्फा का मान है 1.7 गुणे 10 की घात -4, और R1 का मान 71.87। अब बच्चों जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 840, कट पिट के आएगा 840 डिग्री सेल्सियस। तो T2 माइनस T1 का मान दिया बच्चों 27, 27 जाके उधर जुड़ जाएगा, तो T2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 840 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 867 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दर्शा, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, पहले तो हम लोग चेक कर सकते हैं क्या इस विकर्ण वाली भुजा जो BD दिया गया है, इस BD भुजा में
कोई धारा जाएगा कि नहीं। अगर हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा तो इसमें कोई धारा जाएगा नहीं और हमारे लिए क्वेश्चन को लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग जब चेक करेंगे 10 और 5 का अनुपात आएगा 2 और जबकि 5 और 10 का अनुपात आएगा 1/2, यानी सेतु संतुलन नहीं है। जब हम लोग ये चेक करेंगे बच्चों फार्मूले से P/Q बराबर R/S से, तो सेतु संतुलन में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे बच्चों हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत नहीं लगा सकते हैं। तो अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे इसको किरचॉफ के नियम से, क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। तो अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं धारा। अब इस 10 वोल्ट की बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसको बच्चों हम मान लेते हैं I। ये धारा जा रहा है बच्चों I, और जैसे ही ये धारा पहुंचा बिंदु A पर तो A से धारा 2 भागों में बंट जाएगा। अब ऊपर में जो धारा जा रहा है बच्चों A से B वाले भुजा में, उसको हम मान लेते हैं I1। ऊपर जो धारा जा रहा है उसको हमने मान लिया I1। तो भुजा AD में जो धारा जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल धारा था बच्चों आया I और ऊपर चला गया I1, तो जो बचेगा वो जाएगा नीचे से। तो नीचे वाले जाने वाली धारा हो गया I माइनस I1, ये नीचे धारा जाएगा और आ जाएगा इधर D तक। और जो I1 धारा गया वो बच्चों ऊपर गया B तक। अब जैसे ही ये B पे पहुंचेगा यहाँ से फिर धारा 2 भागों में बंट जाएगा। तो इस नीचे वाली तार में जो धारा जा रहा है उसको हम मान लेते हैं बच्चों I2। तो अब जो बचा वो जाएगा बच्चों B से C वाले भुजा में, BC भुजा में जाएगा वो। तो बचा कितना धारा बच्चों, आया था I1, I2 इसमें से निकल गया, तो इसमें जो धारा जाएगा वो होगा I1 माइनस I2, ये धारा जाएगा बच्चों C पे। और यहाँ बच्चों D से C वाली भुजा में धारा कितना जाएगा, तो इधर से आया बच्चों I माइनस I1 इस साइड से, और यहाँ जो तो आया I2 दोनों ही जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जुड़ के धारा जाएगा इधर D से C की तरफ। तो ये धारा हो जाएगा कितना, I माइनस I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा धारा I माइनस I1 प्लस I2, ये इतना धारा जाएगा भुजा DC में। तो यहाँ पे बच्चों धारा तो हमने मान लिया। अब ये सब धारा जुड़ के फिर से हो जाएगा इधर I टोटल, क्योंकि सेल से जितना धारा निकला है टोटल उतना ही धारा लास्ट में वापस लौट के आएगा। तो ये तो हमने मान लिया धारा। अब बच्चों ध्यान देना, कुछ कुछ बुकों में आप लोग जब देखेंगे तो उसमें 3 वेरिएबल मान लिया गया, 3 चर। तो बच्चों ध्यान रखो, क्वेश्चन को हल करते समय आप जितना अधिक चर मानेंगे सवाल को हल करते समय उतना ही लंबा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कम चर मानने पे हमने बच्चों चर कितना माना, सिर्फ 2 ही, I और I1 I2 हमने कम से कम चर लिया है ताकि सवाल आसानी से लग सके। सेल से जो टोटल धारा जा रहा है वो I, भुजाओं में जो बटा है I1 I2 ये सब। तो अब हमें प्रत्येक शाखा में धारा बताना बच्चों, यानी हमें क्या करना होगा, I का मान, I1 का मान और I2 का मान, इन तीनों का ही मान ज्ञात करना होगा, तभी हम लोग धारा बता सकते हैं। तो बच्चों एक चीज़ देखो, चित्र से AB भुजा में जो धारा जा रहा है वो कितना है, AB भुजा में जो धारा जा रहा है वो है I1। भुजा BC में जो धारा जा रहा है वो कितना है, I1 माइनस I2। भुजा BD में जो धारा जा रहा है बच्चों वो कितना है, भुजा BD में धारा जा रहा है I2। और भुजा DC में जो धारा जा रहा है वो है I माइनस I1 प्लस I2। इसी तरह बच्चों भुजा AD में जो धारा जा रहा है, AD में जो धारा जा रहा है वो है बच्चों I माइनस I1। और बच्चों ये जो भुजा बच्चा AC, इसको नाम देते हैं बच्चों नीचे वाला, ये धारा A से C वाला।
तो AC में जो भुजा है उसमें धारा जा रहा है बच्चों I। तो इतनी भुजाओं में जो धारा जा रहा है हमें हर एक का मान बताना है। तो इसको बच्चों हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे और हम लोग कोई एक लूप ले लेते हैं किरचॉफ का नियम लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम बच्चों लूप लेते हैं लूप या बंद पास A B D A में। अब बच्चों ये फार्मूला होता हमारा किरचॉफ के नियम में E बराबर या V बराबर सिग्मा E बराबर सिग्मा I इंटू आर। सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली संगत धारा का गुणनफल और प्रतिरोधों का इन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ के नियम में बताया गया है। तो हम लोग इसी से बच्चों सॉल्व करेंगे किरचॉफ के नियम से। तो बच्चों इस लूप में पहला जो प्रतिरोध भुजा AB में लगा है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलें, दोनों में ही क्लॉकवाइज चलेंगे, तो भुजा AB में जो प्रतिरोध लगा वो है 10 ओम का और इसमें धारा जा रहा है I1। तो ये गुणा करने पर हो जाएगा 10 I1। आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों B से D की तरफ। तो जब B से D की तरफ जाएंगे इस साइड में B से D की तरफ, तो प्रतिरोध मिल रहा है हमें 5 ओम और धारा भी उसी दिशा में मिल रहा है। तो यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो जाएगा 5 I2। फिर आगे बढ़ेंगे D से A की तरफ। तो जब D से A की तरफ जाएंगे धारा आ रहा उल्टा और हम लोग जा रहे हैं उसके विपरीत। तो यहाँ गुणा करने पे आएगा माइनस I-1 यह आ जाएगा इंटू 5। प्रतिरोध 5 ओम का है। अब बच्चों ये तो प्रतिरोध पूरा खत्म। अब सेल की बात करें तो इस पूरे परिपथ में कोई भी विद्युत वाहक बल है ही नहीं सेल कोई, तो सिग्मा ई 0 हो जाएगा। इसको बच्चों थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 10 I1 प्लस 5 I2 माइनस I 5 I हो जाएगा गुणा करने पे 5 I प्लस 5 I1 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 और 10 की जगह 15 I1 और I2 हमारा हो जाएगा प्लस 5 I2 और बराबर इधर हो जाएगा 5 I। पक्षांतर करने पे 5 से भाग कर देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा 3 I1 प्लस I2 बराबर I। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण 1। इसी तरीके से हम लोग अगला लूप ले लेते हैं। ये हमारा एक समीकरण बन गया बच्चों। अब बच्चों हम लोग अगला लेते हैं अपना। तो अगला हमारा जो है वो है लूप। अगला लूप हम लोग कौन सा बना लेते हैं बच्चों? अगला लूप लेते हैं हम लोग बी सी डी बी में। यहाँ पर जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी बी से सी की तरफ, फिर सी से डी, फिर डी से बी की तरफ। तो बी से सी की तरफ चलने पे धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कितना आएगा? ये आएगा 5 I1 माइनस 5 I2। फिर सी से चलेंगे डी की तरफ, तो गुणा करने पे आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। कितना आएगा? माइनस 10। और धारा है कितना? I माइनस I1 प्लस I2।
ये हो जाएगा। फिर चलेंगे बच्चों हम लोग डी से बी की तरफ। तो जब डी से बी की तरफ जाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा फिर से उल्टा बच्चों, धारा नीचे की तरफ आ रहा, हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये गुणा करने पड़ेगा -5i2 बराबर 0। सेल तो कोई लगा नहीं इस लूप में भी। तो बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गुणा करके तो ये हमारा बन जाएगा 3i1 माइनस 4i2 बराबर 2i। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ये तो बच्चों हमारा बन जाएगा समीकरण 2। अब बच्चों हम लोग जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर ये बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते खुद से, इसलिए हम आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आपका बच्चों आ जाएगा I1 बराबर आएगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। I1 आ जाएगा 2i/5 और बच्चों I2 का जो मान आएगा वो आएगा -i/5। हल करने पे बच्चों ये आएगा। तो अभी हमें निकालना है I का मान, क्योंकि हमें अभी किसी का मान तो पता चला नहीं है, लेकिन बस ये पता चल कि I1 जो होगा ये 2/5i होगा, I2 होगा -i/5। अब बच्चों हम लोग एक लूप और लेते हैं, लूप ABC बड़ा लूप लेते हैं बार लूप AB बिना चित्र के बच्चों लूप तो हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं हम लोग इतने को हम लोग हटा के यहाँ से कहीं और लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये इतना जो बच्चों हल करने पे आया है इसको बच्चों हम लोग लेते हैं साइड में। अच्छा दोबारा हम लोग लूप चुनते हैं सॉल्व करने के लिए। इस बार हम लोग लूप लेते हैं A से B, B से C, C से यहाँ बच्चों नाम देते हैं E, F नाम देते हैं यहाँ पे। तो इस बार हम बच्चों लूप ले रहे हैं लूप A B C E F A में बड़ा लूप लेते हैं पूरा। तो इसमें जब बच्चों लोग नियम लगाएंगे किरचॉफ का, फिर से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे बच्चों A से स्टार्ट करेंगे तो A से B तक जाने में 10 ओम का प्रतिरोध और उसमें धारा बह रहा I1 तो जगह 10i1 प्लस में, क्योंकि धारा की दिशा में ही हम लोग चल रहे हैं। दूसरे बच्चों गुणा करने पे आएगा 5i1 माइनस 5i2, भुजा ये आ गया BC का। BC के बाद हम लोग बच्चों करेंगे C से लेके E, यहाँ कोई प्रतिरोध है ही नहीं। फिर बच्चों बढ़ेंगे E से F की तरफ। अब E से F के बीच में एक ही प्रतिरोध है 10 ओम का, और जिसमें धारा जाएगा सेल टोटल I, ये हो जाएगा प्लस 10i। फिर बढ़ेंगे बच्चों हम लोग किधर F से A की तरफ, तो यहाँ बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है। अब बच्चों सेल की बात करते हैं इस परिपथ में। तो सेल बच्चों एक ही है जो कि 10 वोल्ट का, तो ये बराबर हो जाएगा इधर 10। अब बच्चों इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 5 15i1 तो ये आ गया बच्चों कितना 5
यहाँ से बच्चों हमें मिल गया 10। I1 का मान बच्चों हमने अभी पहले ही निकाला था, इसका मान यहाँ रख देते हैं ताकि हमारा I सॉल्व होके आ जाए। तो चीज हो गया 10। I1 का मान हमारा कितना आया था उसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो I1 हमारा आया था 2I/5। I1 हमारा कितना आया था 2I/5। तो इसकी जगह 2I/5 प्लस 5I, फिर से I1 का मान, तो I1 का मान हो जाएगा 2I/5 माइनस 5I2। तो I2 का मान बच्चों कितना आया था, फिर से देख लेते हैं। I2 का मान हमारा कितना आया था, -I/5 आया था। तो I2 का मान रखेंगे -I/5 प्लस 10I बराबर 10 इधर। अब बच्चों ये 5 दूनी 10 कट जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा 4I प्लस 5 से 5 कट गया, इधर आ गया 2I। और इधर बच्चों 5 से 5 कट गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस I, इधर हो गया प्लस 10I बराबर 10। इसको बच्चों जोड़ेंगे तो 4 2 6 10 4 14 15 16 17, ये हो जाएगा 17I बराबर 10। तो I बराबर मिल गया बच्चों हमें 10/17। तो एक आंसर तो बच्चों हमें यहाँ से मिल गया। ये परिपथ से प्राप्त कुल धारा है। कुल धारा I बराबर हो गया 10/17 एम्पियर। तो एक आंसर तो बच्चों ये हो गया हमारा। अब I मिल गया तो हम लोग I1 और I2 भी निकाल सकते हैं बच्चों। ये कितना हो जाएगा, तो बच्चों I1 आ गया हमारा, I1 हो जाएगा 2 गुणे, अब I का मान बच्चों कितना आया था, ये 10/17। I का मान हमारा 10/17 आया था, तो ये हो जाएगा 10/17 और गुणे 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 4/17 I1 का मान। और इसी तरीके से बच्चों I2 हम लोग निकाल लेंगे, तो I2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस I का मान कितना 10/17 गुणे, यहाँ हो जाएगा 5, नीचे 5 से कट जाएगा, ये कितना आ गया माइनस में 2/17। अब माइनस चिन्ह बता रहा है बच्चों, जो धारा I2 हमने माना वो विपरीत दिशा में जाएगा, मानी हमने जिस दिशा में धारा माना धारा उसका उल्टा जाएगा, और जाएगा तो इतना ही 2/17 एम्पियर। तो बच्चों अब हमें I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3। तो अब हमें कोई भी धारा जो बताना हम लोग सब निकाल के बता सकते हैं। अब तो भुजा AB में धारा कितना जा रहा था बच्चों, I1। तो I1 का मान हमें पता है, घटा के यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे BC में बच्चों धारा कितना जाएगा, तो हमें अब I1 I2 दोनों ही पता है, घटा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब बच्चों इन छओं का मान हम लोग, क्योंकि हमें I1 और I2 सब वैल्यू पता है, तो इन छओं का मान हम लोग निकाल के अपना आंसर लिख सकते हैं। प्रत्येक ब्रांच में धारा कितना जा रहा है, तो ये बच्चों हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये तो बच्चों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S दिया 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे A से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। तो X का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और दिया व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कांपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा दिया X तथा Y को अगर हम लोग आपस में बदल दें तो संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए।
और तीसरा पूछ रहा बच्चों, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को बदल दिया जाए तो क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। अब बच्चों पार्ट ए की बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट ए। अब बच्चों व्हीटस्टोन सेतु में आपने पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई 4 प्रतिरोध हो या मीटर सेतु में, ये हमने मान लिया प्रतिरोध बच्चों कौन सा, x, दूसरा प्रतिरोध हमारा y, और ये बीच में बच्चों होता है 1 मीटर लंबा तार, और बीच में यहाँ एक विकर्ण में लगा हुआ धारामापी और यानी कि गैल्वेनोमीटर, और बीच में ये कहीं पे टच कराने पे हमें मिल गया संतुलन बिंदु। अब इस संतुलन बिंदु की जो दूरी है बच्चों वो हम मान लेते हैं ये दूरी है L। पॉइंट ए से संतुलन बिंदु जो L दूरी पे मिल रहा है, और ये जो दूरी इधर का हो गया ये हो जाएगा 100 - L। तो जो संतुलन की अवस्था में फार्मूला होता है x/y बराबर होता है L/100 - L। ये मीटर सेतु में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। तो बच्चों एक प्रतिरोध x हमें ज्ञात करना है, और दूसरे का जो मान दिया है बच्चों वो कितना दिया है, y की जगह पे जो मान दिया वो 12.5 ओम दिया। तो ये हो जाएगा 12.5। L का मान बच्चों कितना, संतुलन बिंदु कहाँ मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 39.5। तो ये हो जाएगा 39.5, और यहाँ हो जाएगा 100 - 39.5। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा, ये हल करने बच्चों आएगा 8.16 ओम। ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम x y का स्थान आपस में बदल दें तो बच्चों होगा क्या, संतुलन बिंदु भी आपस में बदल जाएगा। तो संतुलन बिंदु बच्चों कितना हो जाएगा, 100 - L दूरी पे हो जाएगा। तो पार्ट बी का आंसर हो जाएगा, पार्ट बी का आंसर, अगर हम लोग संतुलन बिंदु बदल दें, अगर हम लोग प्रतिरोध आपस में दोनों बदल दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो संतुलन बिंदु जो मिलेगा संतुलन बिंदु की दूरी ये बच्चों हो जाएगा तब 100 - 39.5, और ये हल करने पे आ जाएगा हमारा 60.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और तीसरा पार्ट बच्चों पूछ रहा है पार्ट सी। यहाँ बच्चों क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा था यदि गैल्वेनोमीटर तथा सेल बदल दिए जाएं तब संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होता है या होता है, ये पूछ रहा था। कोई धारा दर्शाएगा कि नहीं। तो बच्चों सेल बदलने से संतुलन बिंदु पर कोई फर्क नहीं प्राप्त होगा। एक बार बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ करें, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल दिया जाए, मतलब दोनों को आपस में चेंज कर दें, तो क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा, ये पूछ रहा है। बच्चों सेल बदल देने पे यानी दोनों का स्थान अगर हम बदल दें तब भी गैल्वेनोमीटर कोई धारा नहीं दर्शाएगा। तो इसका आंसर होगा नहीं। सेल बदल देने से बच्चों, जगह दोनों का बदल देने से संतुलन बिंदु की दूरी बदल नहीं जाएगी। तो तीसरे का बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा नहीं।
गैल्वेनोमीटर में कोई विचलन नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है तथा चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। बच्चों यहाँ पे हम लोग पहले निकालते हैं धारा, परिपथ में धारा कितना मिल रहा है हमें। तो जो धारा I बराबर हो जाएगा, धारा I बराबर हो जाएगा 100 E/R प्लस स्मॉल r। तो बच्चों विद्युत वाहक बल कितना बदला गया है 120 वोल्ट में, तो E की जगह रखेंगे बच्चों 120 वोल्ट। लेकिन बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। अब इसको श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, जो इसका विद्युत वाहक बल होगा वो चेंज हो जाएगा, वो टोटल हो जाएगा 120 माइनस 8, 120 माइनस 8 और प्रतिरोध कितना बच्चों, तो ये हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध का मान 15.5 दिया है और आंतरिक का 0.5, तो ये जोड़ेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा घट के ऊपर 112 और नीचे हो जाएगा बच्चों कितना 16, और ये भाग करने पे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 7 एम्पियर। तो उस परिपथ से धारा कितना प्रवाहित हो रहा है बच्चों 7 एम्पियर। तो एक चीज़ तो पता चल गया, जब ये चार्ज होगा उस समय धारा कितना प्रवाहित होगा 7 एम्पियर। अब बच्चों हम लोगों से पूछा टर्मिनल विभवांतर, तो हमें धारा पता चल गया, हम लोग टर्मिनल विभवांतर निकाल लेते हैं। टर्मिनल विभवांतर V बराबर फार्मूला होता है E माइनस I इंटू R। तो बच्चों E का मान है, अब यहाँ बच्चों ध्यान देना ये E अलग, यहाँ जो टोटल वह वोल्टेज ले रहे हैं जिससे सेल चार्ज हो रहा है जो अप्लाई किया गया, और यहाँ हम लोग सेल का टर्मिनल लें। तो यहाँ पे सेल का बच्चों विद्युत वाहक बल कितना था शुरू में 8 वोल्ट, सेल का रखेंगे 8 माइनस I का मान बच्चों कितना है 7 एम्पियर। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, धारा सेल ले रहा है तो ले रहा तो माइनस में रखेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा +7 और R का मान 0.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 7 × 35 3.5, तो यह आ जाएगा 11.5 वोल्ट। यानी जो सेल है बच्चों वो उसका टर्मिनल विभवांतर इतना होगा, और चार्ज होते समय हमेशा बच्चों टर्मिनल विभवांतर ज़्यादा होता है विद्युत वाहक बल से, तो क्योंकि वो चार्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा उसका। अब बच्चों इसमें और क्या पूछा था, अब इसमें पूछा बच्चों चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो बच्चों क्योंकि हमें पता है जो सेल तो 10 वोल्ट का है
इस पे जो चार्ज करने के लिए लग रहा वोल्टेज वो है 120 वोल्ट, जो कि काफ़ी अधिक धारा देगा। तो बच्चों हम लोग अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे तो धारा का मान नियंत्रित रहेगा। तो जो ये लिखा है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उपयोग है, तो धारा को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा गया वो क्यों, वो जोड़ा गया धारा को नियंत्रित करने के लिए, ताकि हमारा उपकरण जलने ना पाए या खराब ना होने पाए। धारा नियंत्रित के लिए लगाया गया ये। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 36 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है, तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो बच्चों जब हम लोग किसी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं, वो भी किससे, विभवमापी से। तो बच्चों हमें पता विभवमापी में सेल का विद्युत वाहक बल जो E होता है वो संतुलन बिंदु के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं E1/E2 बराबर L1/L2। और वैसे बच्चों ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। जब हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, अगर पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 और संतुलन बिंदु L1 हो और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 व संतुलन बिंदु L2 हो, तो ये फार्मूला बच्चों हम लोग हल करने पे आया था, निगमन करने पे। तो इसको यूज कर लेते हैं। E1 का मान कितना हो जाएगा, तो E1 का मान पहले सेल का विद्युत वाहक बल 1.25, E2 ज्ञात करना है, पहले सेल का संतुलन बिंदु 36 सेंटीमीटर, दूसरे सेल का संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर। इसको बच्चों हल करेंगे तो E2 बराबर हमारा आ जाएगा 2.25 वोल्ट। अब जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं पता है तो वो लोग पहले हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ से आप बच्चों चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर पूरा देखें। उस लेक्चर में आपको इसका डेरिवेशन कराया गया है, ये फार्मूला कहाँ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अब इसमें दिया है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व। प्रश्न 3 में 8.5 × 10⁻28 घन मीटर आकलित किया गया है। तो ये दिया बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, और दिया तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया, इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों पूछ रहा है अपवाह करने में लगा समय। तो बच्चों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा अनुगमन वेग Vd और धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग Vd बराबर होता है I/A/N/E। अब जो Vd की जगह हम लोग लिख सकते वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी L बटे समय T बराबर हो जाएगा I/A/N/E। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें हर एक वैल्यू तो दे ही दिया है। L का मान दिया है 3 मीटर। इस क्वेश्चन में L बराबर कितना दिया बच्चों, 3 मीटर दे दिया, 3 मीटर लंबा तार है। N का मान बच्चों दिया ही है 8.5, ये दिया हमें N का मान इतना, N दे दिया है। ये दिया था लंबाई L दिया था। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दे दिया बच्चों हमें यहाँ पे। धारा I दे दिया है 3 एम्पीयर। तो बच्चों हमें L पता है, N पता है, I पता है, A पता है। E नियतांक है, E का मान कितना होता है
1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब बच्चों सभी का मान हमें पता है, सिर्फ टी का मान ज्ञात करना, तो बच्चों रखेंगे आसानी से आ जाएगा। टी बराबर हमारा कितना बन जाएगा, टी बराबर बन जाएगा यल गुणे ए गुणे एन ई बटे आई। इसको बच्चों जब आप वैल्यू रख के हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.72 गुणे 10 की घात 4 सेकेंड। या बच्चों मिनट में अगर इसको बदलेंगे घंटे मिनट में तो ये आएगा 7 घंटा 33 मिनट। 7 घंटा 33 मिनट ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। तो आज के लेक्चर बच्चों यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए